फोन पर अपनी माँ उषा से बात करती हुई प्रियंका रसोई में काम कर रही थी। क्या कर रही है मेरी लाडो? क्या करूंगी मम्मी, तुम्हारे दामाद के लिए कॉफी बना रही हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुझे किस वक्त फोन करूं। 24 घंटे तू रसोई में रहती है। 7 बजे उठने के बाद 9 बजे तक तू सिर्फ कॉफी बना रही है। अरे मम्मी, कोई तुम्हारी तरह दूध में कॉफी डालकर थोड़ी ना पकड़ा देती हूँ अपने पति को मैं। कैपेचिनो कॉफी विद क्रीम पसंद है करण को, बनाने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से मेरी सास को चाहिए इलायची वाली चाय, ससुर जी को बिना इलायची वाली, बिना शुगर वाली, सिर्फ अदरक और दूध वाली चाय, मेरी ननद को बिना दूध वाली ब्लैक कॉफी। इन सब के लिए चाय और कॉफी बनाते बनाते मैं खुद सिर्फ गर्म पानी पीकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेती हूँ। जा जा, पहले अपने पति को कॉफी पकड़ा करा, फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। प्रियंका कॉफी लेकर कमरे में आती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है प्रियंका। तुम्हारी कॉफी का सच में कोई जवाब नहीं, पर असली मजा तो तब आए जब इस कॉफी के बाद नाश्ते में तुम्हारे हाथों की गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े मिल जाए। पर नाश्ते के लिए तो मैंने पहले ही फिक्स कर लिया है, आलू के पराठे बनाऊंगी। तो बदल दो ना प्लान भाभी, और अगर बैंगन के पकौड़े बन ही रहे तो मेरे लिए उस उबले हुए आलू से आलू के पकौड़े बना देना, वही बात होगी, आलू वेस्ट भी नहीं जाएंगे। तो फिर पापा जी और मम्मी जी के लिए भी पकौड़े ही बना दूंगी मैं, कच्चे आलू के। अब बताओ भाभी, पराठे बनाने जाती तो कितना वक्त लग जाता तुम्हें। सभी को एक एक करके गर्मा गर्म पराठे परोसो, पकौड़े तो एक बार में 10 निकल जाएंगे कढ़ाई से। आपका मन हो रहा है ना पकौड़े खाने का दीदी, ऐसे में आप तो कढ़ाई से आप एक बार में 20 पकौड़े भी निकलवा देंगी। प्रियंका का फोन बजने लगता है, वो कान पर लगाकर रसोई में चली जाती है। अब समझ में आया तुझे देरी कहाँ होती है। अरे बस कॉफी पकड़ानी थी दामाद जी को, तो क्या वहीं जम गई थी। अरे इतनी देर में तो मैंने सारे आलू पीछ लिए। अरे मम्मी, वो क्या हुआ ना, कमरे में दीदी आ गई थी और दोनों भाई बहनों ने मिलकर नाश्ते में पकौड़े की फरमाइश कर दी। सोच रही उसी की तैयारी कर लूं। अच्छा, पकौड़े बना रही है ना, तो एक काम करना, इस बार बेसन के घोल में जरा सी सूजी या चावल का आटा मिला देना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकती है, इससे ना पकौड़े फूले फूले बनेंगे। यार मम्मी, तुम जानती नहीं हो मेरे ससुराल वालों की इतनी नौटंकी है। इन लोगों की जरा सी टेस्ट 19-20 हुई ना तो कह देंगे मजा नहीं आया। तेरे ससुराल वाले जैसे 3 परिवारों को अकेले हैंडल किया है मैंने, 3 घरों की इकलौती बहू थी मैं, तो इतना दिमाग तू मत चला। मैंने जो कहा है वही कर, और हाँ, बैंगन में पहले ही नमक और मसाले मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसके बाद ही उसे फ्राई करना, इससे बैंगन के पकौड़े और स्वादिष्ट लगेंगे। अपनी माँ की बात मानकर प्रियंका बिल्कुल उसी तरह के पकौड़े तैयार कर लेती है और पकौड़ों की फोटो लेकर अपनी माँ को व्हाट्सएप करती है। अरे ये तो वाकई मम्मी का नुस्खा काम कर गया, क्या सही पकौड़े बने। इतने अच्छे पकौड़े तो मैंने इससे पहले खुद कभी नहीं देखे। शादी के पहले ये आइडिया मम्मी ने दिया होता ना, तो शादी ना करके मैं पकौड़ों का काउंटर ही खोल लेती। वहां व्हाट्सएप पर ब्लू टिक हुआ, यहाँ मम्मी ने कॉल कर दिया। बताओ, है ना लाजवाब पकौड़े मम्मी, बस चटनी बनानी है अब। परसों रात को जो धनिया की चटनी बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? वो तो फ्रिज में ही रखी हुई है मम्मी। वैसे तुम्हें याद था क्या? हाँ, तो उसे फेंकने का इरादा है क्या? दिन भर ताजी ताजी चीजें बनाती रहेगी तो यही होगा ना, और जब तक तू चटनी पीसेगी तब तक पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर तेरे ससुराल वाले कहेंगे कैसे पकौड़े बना दिए बहू, मजा नहीं आया। अच्छा, तो मतलब उसी चटनी के साथ पकौड़ों को सर्व कर दूं सभी को? उस धनिया की चटनी को निकाल और जरा सा इमली का पानी उसमें मिला दे। अगर बासी होने के कारण उसका स्वाद बदल गया हो तो इमली की खटास से किसी को पता भी नहीं चलेगा, और बाद में उसमें हल्का सा चाट मसाला मिला देना और फिर खिला देना सभी को। अगर इसके बाद तेरी वाहवाही ना हो गई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। प्रियंका अपनी माँ का कहा हुआ आइडिया इस्तेमाल कर सभी को धनिया की खट्टी चटनी के साथ आलू और बैंगन के पकौड़े परोसती है। अरे वाह, आज तो पकौड़े कुछ ज्यादा ही कुरकुरे और फूले फूले से दिख रहे हैं बहू। वाह वाह बहू, ये तो कुरकुरे की तरह क्रंची है। देख रही हैं शैलजा जी, ये है मेरी पसंद। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने बहू को देखते ही मना कर दिया था। मैंने भी हामी भरी थी तब तो बहू बनकर आई है प्रियंका हमारे घर। अगर मैंने ना कर दी होती तो ये शादी नहीं हो पाती, तो इन कुरकुरे और टेस्टी पकौड़ों का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अरे आप सभी क्या पकौड़े पकौड़े कर रहे हैं? कोई चटनी को खाकर तो देखो, धनिया की खट्टी चटनी पहली बार खाई है मैंने। भाभी कसम से क्या चीज बना दी आपने, मजा आ गया। प्रियंका हैरान थी,
आज तक उसके बनाए किसी भी डिश की इस तरह तारीफ नहीं हुई थी जो इतनी आज हो रही थी। नाश्ते के बाद प्रमोद रसोई में आता है और अपनी बहू को अपनी जेब से निकालकर 501 रुपया देता है। इसकी क्या जरूरत है पापा जी? अच्छा, तो खुश होकर बाप बेटी को कुछ दे भी नहीं सकता? अरे ऐसी बात नहीं है पापा जी, मेरा मतलब है मुझे बहुत खुशी हुई। इन पैसों को मैं कभी खर्च नहीं करूंगी, हमेशा संभाल कर रखूंगी। प्रमोद के रस्ते से जाती ही प्रियंका खुशी के मारे अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम विश्वास नहीं करोगी आज क्या हुआ। तू तो फूले नहीं से मारी है, किसी ने खुशी के मारे हाथ में पैसे धर दिए क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? ये तो होना ही था बेटा, तेरे पापा मुझे हाथ खर्च के मुश्किल से 15,000 रुपए देते थे, पर महीने के अंत तक मेरे पास 30,000 हो जाते थे। पता है कैसे? इसी तरह मेरे बनाए खाने से खुश होकर कभी तेरे छोटे दादा, कभी तेरे बड़े दादा, तो कभी तेरे पापा मेरे हाथ में पैसे रख दिया करते और मेरी कमाई हो जाती। फिर तो अब से प्रियंका वही करेगी जो मम्मा करेगी। और इस बात पर प्रियंका अपनी रसोई को अपनी माँ के आइडिया से चलाने की ठान लेती है। अगली सुबह उठते ही प्रियंका अपनी माँ को कॉल लगाती है। सभी के लिए अलग अलग तरह की चाय बनानी है और मेरी ननद और पति के लिए कॉफी। क्या करूं मम्मी बताओ? नहीं नहीं बेटा, तू तो कह रही थी कि मैं दूध में कॉफी डालकर सभी को पकड़ा देती हूँ, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है भाई? और मम्मी, क्योंकि कल मुझसे बात करते करते 3 मिनट में आपने कॉफी बना ली थी। इतनी जल्दी कॉफी कोई कैसे बना सकता है? कॉफी मशीन मंगवाई है बेटा मैंने, कॉफी मशीन से 3 मिनट क्या 1 मिनट में कॉफी बनाई जा सकती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कॉफी मशीन नाश्ते के टेबल पर। कॉफी मशीन की हमारे घर पर क्या जरूरत है बहू? बिल्कुल है मम्मी जी, कॉफी मशीन से ना एक तो ना बराबर दूध में ही कॉफी बन जाएगी सभी के लिए, और मैंने सोचा है शाम से रात 10 बजे तक कॉफी मशीन को मैं रेंट पर भी लगा दूंगी, बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला एक दिन मशीन भाड़े पर गई और अगले दिन टूट कर आई। लानी ही क्यों है मशीन भाई? ठीक है, फिर कॉफी मशीन लाने के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप और फोन बेच देती हूँ। ठीक है ना करण, कभी कभी तो बहू कुछ मांगती है, ला कर दे उसे कॉफी मशीन। अपनी जिद से प्रियंका अपनी रसोई में कॉफी मशीन मंगवा ही लेती है। एक हफ्ते बाद। तेरी प्रोफाइल फोटो में तेरा चेहरा बड़ा दमक रहा है बेटा, क्या इस्तेमाल कर रही है आजकल तू? आजकल 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा सोती हूँ मम्मी, फेस तो ग्लो करेगा ही। थैंक्स टू यू। कॉफी मशीन आने के बाद काम लगभग आधा हो गया मेरा। पीछे से ये तोड़ा फुड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर शर्मा अंकल कोई रिनोवेशन करवा रहे होंगे, बड़े पैसे जमा कर रखे हैं उन्होंने। अरे नहीं नहीं बेटा, ये आवाज हमारी रसोई से आ रही है। वो क्या है ना, पहले का घर है, न वास्तु देखा ना कुछ, जैसे पैसे आते गए घर बनता चला गया। ऐसे तो रसोई अग्नि कोण में होनी चाहिए, पर हमारी दक्षिण कोण में है, तो वही जरा बदलवा रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मम्मी तुम जल्दी से वीडियो कॉल करके देखो ना मेरी रसोई ठीक है कि नहीं, या यहाँ पर भी कोई तोड़फोड़ करवानी होगी। प्रियंका तुरंत अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। तेरी रसोई तो अग्नि कोण में ही बनी हुई है बेटा, पर चूल्हे के तुरंत बाद में कभी भी सिंक नहीं होना चाहिए। माना आजकल का चलन हो गया है, पर अग्नि और पानी को दूर रखना चाहिए। मैं भी ना दरवाजे के पास सिंक बनवा रही हूँ, तू भी बदलवा ले। वैसे तुम किचन में कलर कौन सा करवा रही हो मम्मी? रसोई की दीवारों का रंग ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बेटा, तो सोच रही हूँ नारंगी कलर करवा लूं या फिर गुलाबी। हाँ, अब समझ में आया मेरी रसोई में इतने चूहे क्यों आते हैं। नीला रंग जो करवा दिया था करण ने, उधम तो मचाएंगे ही चूहे। रात को 1 साल पहले तो हमने फ्लैट लिया प्रियंका, अभी तो EMI भी खत्म नहीं हुई और तुम रेनोवेशन पर आ गई। सब बढ़िया तो है, क्या बदलना है तुम्हें? मुश्किल से 50,000 का खर्च आएगा, पर तुम उसे भी बचाना चाहते हो तो बिल्कुल बचाओ। एक दिन इन वास्तु दोषों के कारण जब घर में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगेगी और लाखों लाखों रुपए निकलने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। करण तो अपने हाथ खड़े कर देता है, पर प्रियंका ने ठान लिया था अब वो वही करेगी जो उसकी माँ करेगी। अपने सोने के कंगनों को गिरवी रखकर मार्केट से प्रियंका 80,000 रुपए उठा लेती है। मम्मी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर अगर रसोई में मैं काम लगवा दूंगी तो खाना कहाँ बनेगा? तू तो पूरी औरत बन गई बेटा। अच्छा है अच्छा है, वही कर जो मैंने किया है, सूखा नाश्ता बना के धर दे, हफ्ते भर तो चल ही जाएगा, तब तक रसोई की मरम्मत भी हो जाएगी। बगल से पड़ोसन ज्योति को बुलाकर प्रियंका सूखा नाश्ता बनाने में लग जाती है। फाइनली सब हो गया। मुझे लगा नहीं था कि एक दिन में मैं इतना कुछ बना पाऊंगी।
मठरी, भुना चना, चना, मूंगफली मिक्स, खाखरा, थेपला, सूखी पुरिया, सत्तू के लड्डू, चना दाल, नमकीन, खमण, अचार, सूखी रोटी, इन सब के मिलाकर हो गए 5,000 रुपये। बाकी पोहा, चिवड़ा, बिस्कुट, मिक्सचर, भुजिया वगैरह तुम बाहर से रेडीमेड मंगवा लेना प्रियंका, नहीं तो मैं कल आ जाऊंगी। 2,500-3,000 कल के भी लग जाएंगे। अरे भाई 5,000 में तो मैं रेडीमेड बाजार से सामान ले आती। यहाँ राशन भी मैंने अपने पैसों से मंगवाया था। सिर्फ बनाने का 5,000। और कौन सा अकेले काम किया है तुमने? बराबर का मैंने भी तो मेहनत की है। 500 ले लो। जब जेब में कड़की छाई थी तो किसी को काम पर बुलाया ही क्यों प्रियंका? मेरा तो यही चार्ज है और पैसे मैं लेकर जाऊंगी। कुकिंग करने का आइडिया इसे मैंने ही दिया था और आज ये मुझे ही ठगने को तैयार है। पैसे देकर विदा करती हूँ इसे, वरना यहाँ बखेड़ा खड़ा कर देगी। और अगली सुबह से प्रियंका के किचन में काम शुरू भी हो जाता है। नया सिंक और वो भी इतना स्टैंडर्ड, ये तो बड़ा महंगा होगा करण। महंगा तो होगा ही पापा। आपको क्या जरूरत थी प्रियंका को पैसे देने की? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था। कैसे पैसे? बहू ने तो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। फिर बहू को पैसे दिए किसने? मैंने बचा कर रखे थे मम्मी जी कि जरूरत के वक्त इस्तेमाल करूंगी। अब ऐसे दिन आ गए कि पति के आगे हाथ फैलाने पड़ गए, फिर भी कुछ हाथ न लगा। मजबूरन मुझे अपने जमा किए हुए पैसे निकालकर रसोई में काम लगवाना पड़ा। वो सब तो ठीक है भाभी, पर किचन में तो काम चल रहा है, खाना कहाँ बनेगा? सूखी रोटी है, अचार है, थेपला है, चिवड़ा है, पोहे है, बिस्किट है, और क्या चाहिए? पर बहू ये सब तो नाश्ते में फिर भी खाया जा सकता है, पर दोपहर में कैसे? अब रसोई में काम मैंने खुद की खुशी के लिए तो लगवाया नहीं मम्मी जी। सभी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। और ये सब बनाने में भी अच्छे खासे पैसे पड़ गए मेरे। अब आप सब मन से खा लेंगे तो पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे। सुबह सूखा नाश्ता, टिफिन में सूखा नाश्ता, दोपहर में सूखा नाश्ता, शाम में सूखा नाश्ता और रात को डिनर में भी सूखा नाश्ता। एक दिन में 4-4 वक्त सूखा नाश्ता खा खाकर प्रियंका के ससुराल वालों का तो मुंह ही सूख गया था। अरे यार मम्मी, कोई दवा है क्या तुम्हारे पास? मुंह के अंदर की ना सारी स्किन निकल गई है ये सूखा चिवड़ा खाकर, खाखरा खाकर। तो टूथपिक दो यार, कोई चने का छिलका मेरे मसूड़ों में फंस गया। भूख तो मिटती नहीं, हालत और खराब हो रही है। पता नहीं और कितने दिन ये सब झेलना पड़ेगा। कुछ गीला खाने का मन कर रहा है तो इंडक्शन में आप लोगों को दूध उबाल कर दे सकती हूँ और मैगी भी बना सकती हूँ। मैंने तो 7 दिन के हिसाब से नाश्ता तैयार कर दिया था। बस 2 दिन का काम और थोड़ी दिन मैनेज कर लीजिए, फिर तो नई रसोई में नया नया खाना बनेगा। और आज थी उस 7वें दिन की आखिरी रात, जब पूरा परिवार बैठकर सूखा नाश्ता न्यूज़पेपर पर एंजॉय कर रहा था। बताइए मम्मी जी, कितना फायदा हुआ इस आइडिया का। इतने दिनों के बाद मुझे खुद के साथ बैठने का वक्त मिला, वरना 24 घंटे रसोई में निकल जाते थे। ऊपर से बर्तन भी नहीं धोने पड़े, क्योंकि सूखा नाश्ता तो मैं आप सबको न्यूज़पेपर में ही सर्व कर देती हूँ। इसी बहाने न्यूज़पेपर भी काम में आ गए। चलो जैसे भी कटे, ये 7 दिन तो कट गए। और खुशी की बात यह है कि कल हमारी नैना का जन्मदिन है। रात को पार्टी मेरी तरफ से, बाकी का तुम भाई भाभी देख लो अपनी ननद को क्या गिफ्ट देना है। अगली सुबह प्रियंका अपने किचन का उद्घाटन करती है, जो कि हूबहू उसकी माँ की रसोई की तरह बन चुका था। अब हमारी रसोई माँ बेटी की रसोई लग रही है ना मम्मी? हाँ बेटा, लग तो रही है। क्या बात हो गई मम्मी, तुम खुश नहीं दिख रही हो? जरा थकावट सी लग रही है बेटा, सो रही हूँ। बस खिचड़ी बना कर रख दो, चल फोन रखती हूँ। मम्मी अगर खिचड़ी बनाएगी तो मैं कुछ और कैसे बना सकती हूँ? मम्मी इज ऑलवेज राइट, मैं भी खिचड़ी बनाऊंगी। और अपनी ननद के जन्मदिन पर खिचड़ी को केक की तरह डेकोरेट कर प्रियंका खाने के टेबल पर परोस देती है। आपकी भाभी की तरफ से आपका बर्थडे प्रेजेंट, खिचड़ी का केक। क्या मजाक है प्रियंका, आजकल क्या हो गया तुम्हें? जिस दिन पापा का पेट खराब होता है उस दिन तुम कोफ्ते और फ्राइड राइस बना देती हो। जिस सुबह सभी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुमने खिचड़ी बना दी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं केक बनाऊंगी, उसके ऊपर कैंडल लगेंगे जिससे बुझाकर केक काटा जाएगा। क्यों काटते भाई? हम क्यों किसी और की सभ्यता को अपनाएं? मैदा शरीर के लिए खराब होता है मम्मी जी, इसलिए मैंने दाल और चावल को मिलाकर स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना दी। अब बहस मत करो करण, और इस केक को एंजॉय करो, वरना दीदी का मूड खराब हो जाएगा। प्रियंका दोपहर को अपनी माँ को फोन लगाती है, पर तबीयत ठीक ना होने के कारण उषा फोन नहीं उठाती। लगता है मम्मी सो रही है, यानी कि उन्होंने दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया, तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। सभी को भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर प्रियंका तो दरवाजे की कुंडी लगाकर सो जाती है। रात को नैना के बर्थडे के लिए सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होते हैं।
अरे बहू तेरे हाथ सूने लग रहे हैं, वो सोने की चूड़ियां थी ना उसे पहन ले। उन्हें तो गिरवी रख दिया था मम्मी जी, वहीं से तो पैसे आए थे रसोई के रेनोवेशन के। ये सुनकर तो करण का दिमाग ही खराब हो जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी को हुआ क्या है और वो अचानक से इसे अटपटे काम क्यों कर रही है। तभी एक रोज शैलेजा करण को कॉल लगाती है। ऑफिस के लंच ब्रेक में तू जरा मुझे घर लेने आ जा बेटा, लगता है समदन जी से बात करनी पड़ेगी। 24 घंटे कौन माँ अपनी ब्याही बेटी से बात करती है, मुझे लगता है ये सारा किया धरा समदन जी का है। करण शैलेजा के साथ अपने ससुराल पहुंचता है। हाँ बेटा, अरे तेरी सास और दामाद जी आए हैं। अब तो फोन रख दीजिए उषा जी। बड़ी सही वक्त पर आई है समदन जी, आज दोपहर में मैंने चाउमीन बनाया है सोयाबीन डालकर। यही घर से खाकर आ रहा हूँ मैं मम्मी जी। अरे वाह, कितना सही इत्तेफाक है। वैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी रसोई रिनोवेट करवाई है, आइए समदन जी दिखाती हूँ। शैलेजा जैसे ही उषा के किचन में जाती है, हूबहू अपनी किचन देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि बात उससे भी ज्यादा है जितना वो सोच रही थी। कौन सी माँ अपने बेटे के घर के कामों में इतना इंटरफेयर करती है समदन जी? हमारे घर में क्या बनेगा ये भी आप बताती है प्रियंका को। अभी मैं फोन लगाती हूँ उसे समदन जी। अरे भाई, मैंने उसे बता दिया कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो उसे क्या जरूरत थी खिचड़ी बनाने की। मैं तो अपने पति के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से खाना बनाती हूँ। अब वो मेरे हिसाब से बनाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी बहू है, आप समझाइए उसे। करण जानबूझकर प्रियंका को कॉल पर रखता है, जिससे वो अपनी माँ की कही सारी बात सुन लेती है और इस दिन के बाद कभी भी अपनी माँ की कॉपी करने की नहीं सोचती। अरे जीजी आओ आओ, बड़े दिनों में नजर आई आप। जब से बहू आई आपके तो दर्शन ही नहीं होते। बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खा रही हो आप, कहाँ याद आएगी इस पुरानी सहेली की। अरे शिमला, चैन से बैठ तो जाने दे, ताने उसके बाद मार लेना। पहले एक गिलास ठंडा पानी पिला और फिर अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय, उसके बाद में बात करते, तब बताऊंगी। आज तक कुछ छुपाया है क्या तुझसे? हाय जीजी, तुम तो सस्पेंस बना रही हो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अरे कोई गलत सुर छेड़ दिया क्या मैंने? सहेली पूर्णिमा के चेहरे से गायब हो चुकी हंसी को देखकर शिमला को अंदाजा तो लग ही गया था कि उसकी सहेली पूर्णिमा के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। मार्च का महीना था, बाहर गर्म हवाएं चल रही थी। शिमला ने एक गिलास पानी सहेली को पिलाया और फिर थोड़ी देर बाद चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। बेटे की शादी क्या हो गई, आप तो ईद का चांद हो गई। पहले तो कहती थी बहू आ जाए, उसके बाद रोज सहेलियों के साथ में महफिल जमाया करूंगी, घर गृहस्थी का कलेश खत्म हो तो अपने बारे में सोचूंगी। अब क्या हो गया, बहू के साथ इतना मन लग रहा है कि सहेलियों की याद नहीं आ रही? सोचा तो यही था और शुरू के कुछ दिन सब सही भी चल रहा था। फिर आया वो मनहूस दिन जब उसकी बहन ने शादी की गिफ्ट के नाम पर उसके हाथ में थमा दिए कश्मीर के टिकट। लो, तो कश्मीर जाकर कौन सा तुम्हारी बहू के ऊपर चुड़ैल आ गई, बदल गई वो? आप भी कमाल की बातें करती हैं। अरे चुड़ैल आ गई होती ना तो उसका फिर भी झाड़ फूंक करवा कर इलाज करवा देती मैं। लेकिन अब क्या बताऊं तुझे, यहाँ से तो मम्मी जी करते गई थी। 8 दिन अकेले वहां मेरे बेटे के साथ हाथ में हाथ डालकर क्या घूमी, उसके तो तेवर ही बदल गए। अरे मेरी तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करती। मजाल है जो मेरा बताया एक काम कर दे, मुझे तो एक कप चाय बनाकर क्या ही पिलाएगी। अपने लिए चाय बनाने रसोई में जाओ तो कहती है मम्मी जी बना रही हो तो एक कप मेरी भी बना देना। पूरा पूरा दिन बस फोन लेकर बाबू सोना जारू टोना करती रहती है। इनकी तो प्यार मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही, घर के काम क्या करेंगे? हाय जीजी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा जी घबरा रहा है, क्योंकि शादी तो महीने भर बाद मेरे गुड्डू की भी होने वाली है और आपकी बहू की तरह मेरी बहू के भी रंग ढंग बदल गए तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो वैसे भी एक ही बेटा है। देख शिमला, उम्र और अनुभव से मैं तुझसे बड़ी हूँ। मेरी एक बात ना गांठ बांध ले, बेटे की शादी खुशी खुशी कर दे, लेकिन ये हनीमून के चक्कर में मत पड़ना। अकेले में 8 दिन के लिए तेरा बेटा लेकर जाएगी और अपनी मुट्ठी में करके वापस आएगी। वहां पहाड़ों में ले जाकर ये बहू ऐसा मंत्र मारती है, लड़के पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में आ जाते हैं। और एक बार आदमी मुट्ठी में आ जाए फिर तो बहू सास ससुर को घास डालना भी जरूरी नहीं समझती। तो समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ज्यादा छूट और आजादी मिलते ही लटके झटके दिखाकर ये बहू लड़के को अपने बस में कर लेती है। जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने रवि की शादी कैंसिल कर देती हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। आज तो मेरा बेटा मम्मी मम्मी करके दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता है।
कहीं सच में तेरी बहू की तरह कोई तेज तरार लड़की आ गई, मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। और मैं बहू को चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊं? हाय हाय हाय, ये दिन देखने से पहले तो मैं उठ जाना पसंद करूंगी। तू भी ना कमाल करती है शिमला, ऐसा भी कहीं होता है? आज नहीं तो कल शादी तो तुझे बेटे की करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम ले और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कर। पहले ही दिन से घर में ऐसा माहौल बना के रखना कि बहू बेटे की हनीमून पर जाने की परमिशन मांगने की हिम्मत ही ना पड़े। और अगर किसी तरह वो बाहर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना भी ले तो साम दाम दंड भेद तुझे चाहे जो लगाना पड़ जाए, लेकिन हार मत मानना। पूर्णिमा की बातें सुनने के बाद तो शिमला की वो हालत हो गई थी कि सावन के अंधे को जिस तरह हर तरफ हरा ही नजर आता है। खैर हुआ वही, शादी के दिन नजदीक आए और तय समय पर रवि की शादी हो गई और बहू नताशा दुल्हन बनकर शिमला के घर आ पहुंची। भाभी शादी तो हो गई, अब ये बताओ हनीमून पर कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया आपने? कश्मीर, गोवा या मनाली? भतीजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिमला हड़बड़ा जाती है। ऐ शिप्रा, ये क्या बेशर्मी है? बड़े छोटे का कोई लिहाज है कि नहीं? ये क्या हनीमून हनीमून लगा रखा है? और वैसे भी आजकल नए जमाने के ढकोसले में नहीं पड़ते हम लोग। हमारे घर की बहू इन अंग्रेजी रीति रिवाज को नहीं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को मानेगी। पहले कुल देवी की पूजा होगी, साल भर बाद देवी को भोग लगेगा, उसके बाद ही ये लोग अकेले शहर छोड़कर कहीं जा सकते हैं। अंग्रेजी जोड़ों की तरह शादी के अगले ही दिन हाथ में हाथ डालकर घूमने निकल जाना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है भाई। बुआ जी अब तो नाराज हो गई, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। अरे काहे का मजाक? आजकल तो सबकी आंखों की शर्मी खत्म हो गई है। एक हमारा समय था, शादी से पहले मजाल है जो ऐसी कोई बात हमारी जुबान पर भी आ जाए, लेकिन आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बेशर्म हो गए। पंडित ने 8वां वचन दिलवाया था क्या कि हनीमून नहीं गए तो शादी अधूरी रह जाएगी। शिमला को नाराज होते देख शिप्रा तो सर पर पांव रखकर वहां से 9-2-11 हो जाती है, लेकिन सास की बात सुनकर बहू नताशा के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। सुनिए रवि, ये शिप्रा की बात सुनकर माँ जी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी? उसने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा था? माँ जी तो ऐसे उखड़ गई जैसे न जाने कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया उसने। अरे शादी हुई हमारी, हनीमून पर तो जाएंगी ना, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? और वो कुल देवी पूजा वो सब क्या था? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मी को गलत समझ रही हो। वो बाकी टिपिकल सासों की तरह नहीं है कि बिना बात बहू को परेशान करे। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ कह रही है तो जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ ठोस वजह होगी। आई थिंक हमें मम्मी की बात को सुनना चाहिए और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो हमारे भले के लिए होता है। ये कैसी बात कर रहे हो रवि? हम आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, तुम इन सब बातों में यकीन करते हो? और शादी से पहले तो ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई थी। कमाल करती हो यार। अब लड़की देखने जाएंगे तो हनीमून के प्लान भी डिस्कस करेंगे क्या? अपने अपने खानदानी रीति रिवाज की बात होती है। और अगर माँ कह रही है कि कुलदेवी की पूजा से पहले हमारा अकेले कहीं बाहर जाना सेफ नहीं होगा, तो हमारे भले के लिए कह रही है। अरे उनसे ज्यादा हमारे अच्छे बुरे के बारे में और कौन सोच सकता है? पति को एक सुर में अपनी माँ की बात का समर्थन करते देख अब तो बहू नताशा के पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। उसे समझ में आ गया था कि सासू माँ का बच्चा अभी तक मम्मी की उंगली छोड़ नहीं पाया है। समय बीत रहा था। नताशा और रवि की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था, लेकिन अभी तक न तो शिमला ने उन्हें कुलदेवी के दर्शन कराए थे, न ही माता को भोग लगवाया था। नताशा अपनी ननद मालती से पूछती है, मालती दीदी एक बात पूछनी थी, ये हमारे यहाँ की कुलदेवी का मंदिर कहाँ है और उनकी पूजा के लिए कुछ स्पेशल नियम या समय होता है क्या? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप बड़ी पूछताछ कर रही हो? अरे नहीं, वो हमारी शादी के बाद माँ जी ने कहा था ना कुलदेवी की पूजा होती है, बस इसीलिए पूछा। नताशा को मालती से पूछताछ करते देख शिमला वहां आधमकती है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि रवि के साथ बाहर जाकर घूमने की आग लगी पड़ी है? अरे भाई, आजकल की बहुओं ने तो बेशर्मी में बेटों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा है बहू, बहुत कर लिया तुमने मेहमान बनकर आराम, और हमने बहुत सत्कार कर दिया तुम्हारा। पूरा पूरा दिन खाली रहती है ना, इसीलिए सब फालतू बातें दिमाग में चलती है तुम्हारे। अरे घर के बड़े हैं हम, अब कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना होनी है वो हम संभालेंगे, तुम अब कल से घर की जिम्मेदारियां संभालो। ठीक कहती हो मम्मी, भाभी की शादी को 1 महीना हो गया, अभी तक पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी आपने उनके ऊपर। एक मेरी सास थी, शादी के चौथे दिन ही पूरा घर मुझे सौंप दिया था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। माई के आने से पहले भी मेरी सांस फूलने लगती है, ये घूमने विमने के तो ख्याल ही नहीं आते।
अब संस्कारों की बात होती है ना बेटा, हमने तो बचपन से यही सिखाकर बड़ा किया कि शादी का मतलब कोई घूमना फिरना ऐश और आजादी नहीं है। शादी तो जिम्मेदारी और बंधन का नाम है। जो इस जिम्मेदारी को मन से निभा ले, समझो उसकी शादी सफल हो गई। इन हनीमून के चौचलों से कुछ नहीं होता। मम्मी मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, चाय पियोगी? अब सोच रही हूँ एक कप चाय बना लेती हूँ। अरे इतने साल बहुत बना ली तूने चाय बेटा और सबको पिला दी। आज से ये जिम्मेदारी बहू के पास है। आराम से बैठ तू, बहू चाय नाश्ता बना कर ले आएगी। बड़ी चालाकी से शिमला ने आज फिर बहू नताशा की हनीमून वाली बात को ऐसे घुमाया था कि बात घूम फिर कर नताशा के संस्कारों पर आ गई थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन सास शिमला को ना उन्हें कुलदेवी के दर्शन को ले जाना था और ना वो ले गई। 1 साल बीतने को आया था। सुनो ना रवि, क्यों ना अपनी शादी की सालगिरह पर हम लोग कहीं घूमने जाए? पूरा साल बीत गया, मेरी सहेलियां भी पूछती रहती, इतना अच्छा पैकेज है रवि का, उसके बाद भी शादी के बाद तुझे कहीं घूमने नहीं ले गया। तुम ही बताओ क्या जवाब दो अपनी सहेलियों को। खैर जो बीत गया सो बीत गया, अपनी एनिवर्सरी पर तो कहीं जा सकते ना हम। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। नताशा आज बहुत खुश थी। 4 दिन में उनकी शादी की सालगिरह थी। पिछली बातों को भूलकर वो गुनगुनाते हुए कमरे में अपना बेड लगा रही थी। क्या बात है भाभी, आज बड़ा गुनगुना रही हो? कुछ खास बात है क्या? अरे कुछ नहीं, वो हमारी शादी की सालगिरह आ रही है ना, तो बस वही सोच रही थी। सोच रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए मनाली चले जाते हैं। मनाली जाने की बात सुनकर मालती सारी बात अपनी माँ को बता देती है। रवि बेटा आ गया तू ऑफिस से? तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। तुम लोगों की शादी की सालगिरह है ना, तो मैं आज सोच रही हूँ रामायण पाठ रखवा लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर सालगिरह मनाओगे तो सब अच्छा होगा उनकी कृपा से। अरे मम्मी लेकिन मैंने तो, अरे अब भगवान का आशीर्वाद लेना है, इसमें क्या लेकिन किंतु परंतु करना है? मैंने कह दिया तो कह दिया। और हाँ, कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया है, बहू को कहना सब तैयारी कर ले। अरे अपनी मालती से सीख, याद है अपनी शादी की सालगिरह कैसे मनाई थी उसने? जागरण रखवाया था, सब भक्ति में डूबकर खूब आशीर्वाद देकर गए थे दोनों को। मालती का तीर इस बार भी निशाने पर लग गया था। उसने बहाना ही ऐसा बनाया था कि रवि और नताशा चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाए थे। सुनो ना रवि, शादी को लंबा वक्त बीत गया है, क्या हम कभी कहीं घूमने नहीं जाएंगे? देखो घर की जिम्मेदारी और काम से मैं जी नहीं चुरा रही हूँ, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ ना कि हम दोनों अकेले में कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं, जहाँ घर के काम, रसोई और बाकी लोगों की जिम्मेदारी का बर्डन ना हो। अरे अभी तो वैसे सच में काफी टाइम हो गया है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, पूजा क्यों नहीं करवा रही है। अब बार बार उनसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता। जो भी रिवाज थे पहले साल के लिए ही तो थे, अभी तो 2 साल होने आ रहे हैं। अब तो हम जा ही सकते हैं ना। अब नहीं तो क्या अपने बच्चों के साथ हनीमून पर जाएंगे हम लोग? ठीक है मैं टिकट करवा रहा हूँ, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सच हम लोग झारखंड से बाहर जा पाएंगे ये सोचकर इतनी खुशी हो रही है। मुझे तो लग रहा था मुझे किसी तरह काला पानी की सजा दे दी है। मम्मी जी हमें साथ में कहीं बाहर जाने ही नहीं देती। रवि ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे और बिना किसी को बताए शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अरे बहू आजकल तेरे पार्सल बहुत आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ खुशखबरी है क्या? किसके लिए इतनी शॉपिंग हो रही है? नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा देखो तो जरा। इतना कहकर शिमला ने बहू के हाथ से पैकेट लिया और खोलकर देखने लगी। है ये क्या है? ये तो पहनेगी? ऐसे कपड़े पहनती है क्या? खानदानी परिवार की बहू है? माँ जी ये तो मैंने घूमने के लिए खरीदा है, यहाँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा तो ये बात है। अगले दिन सुबह, हाय मर गई रे, हाय मेरा सर। क्या हुआ माँ? लग रहा है बीपी हाई हो गया, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, लग रहा है मैं नहीं बचूंगी बेटा। क्या बोल रही हो माँ? मालती को बुला ले, कह दे मम्मी की हालत खराब है, मिल जाए एक बार। छोड़िए कैंसिल कर दीजिए, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठीक है। माँ क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम लोग मम्मी का ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसे कैसे इतनी हालत खराब होगी? मम्मी आप चलो मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगी। अरे नहीं मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वो यहाँ ही ठीक है, नताशा है ना रखेगी उनका ख्याल। मेरी तो हिम्मत ही नहीं अस्पताल जाने की, मुझे अंधेरा लग रहा है, बस आराम करने दो। हाय हाय। माँ जी जाना तो पड़ेगा आपको, डॉक्टर से चेकअप तो जरूरी है ना। बहू क्यों इतनी तेज आवाज में बोल रही है तू? हाँ जा बाहर जाकर बैठ, तेरी तो शक्ल देखकर ही मेरा बीपी बढ़ रहा है।
बोल रही हूँ ना, मुझसे नहीं जाया जा रहा है, मुझे मरना है तो अपने ही घर में मर जाऊंगी। तभी रवि के पास चाची जी का फोन आता है। बेटा वो नम्रता और अनुज आएंगी, आज रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, कल सुबह की उनकी फ्लाइट है, गोवा जा रहे हैं हनीमून के लिए, थोड़ा देख लेना। हाँ अरे चाची जी, लेकिन उनकी तो अभी महीने भर पहले ही शादी हुई है ना। हाँ तो कुलदेवी नाराज नहीं होंगी? अरे बेटा क्या बोल रहे हो, कौन सी कुलदेवी? कुछ नहीं चाची, मैं समझ गया, आप भेज दो, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह की हमारी भी फ्लाइट है, हम भी हनीमून पर जा रहे हैं। अरे लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, माँ जी की ऐसी हालत है। कोई बात नहीं, शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है, भगवान चाहता ही नहीं कि हम साथ में कहीं घूमने जाए। भगवान नहीं, कोई और ही है जो हमें जाने नहीं देना चाहता। अब सब समझ में आ रहा है। आज तक जो भी हुआ वो सब माँ ने सोच समझ कर किया। वो चाहती ही नहीं कि हम बाहर जाए, इसलिए कभी कुल देवी, कभी पूजा, कभी रामायण पाठ, कभी बीमारी का बहाना बनाती रही। बस अब बहुत हुआ, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों किया ये सब। रवि रहने दो ना, अच्छा लगता है कि इस बात के लिए हम उनसे सवाल जवाब करें। जो बीत गया सो बीत गया, खत्म करो। नहीं, ऐसे खत्म नहीं होगा। पहले मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम तैयार रहो, हम सुबह 6 बजे निकलेंगे, अगली सुबह। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? देखो तो बेशर्मी, माँ की हालत खराब है और इन्हें जाने की पड़ी है। हद है भाई। अरे जाओ जाओ, आखिरी बार मेरा मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा, पाप लगेगा देखना। कलयुग के बेटे, माँ बाप से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई। माँ तुम भी ना खामखा की चिंता करती हो। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम भी जा रही हो मालती के घर। क्या? लेकिन क्यों? अरे आपकी लाडली बेटी है ही सर्वगुण संपन्न, उसके साथ रहेंगी, उसका चेहरा देखेगी, उसकी सेवा सत्कार से देखना कैसे आप भली चंगी हो जाती हो। अरे पर जब घर में बहू है तो वो क्यों करेगी मेरी सेवा? अरे माँ, साल के 365 में से 165 दिन आपकी बेटी मायके में बिताती है और नताशा से सेवा करवाती है। अगर 5-7 दिन आपकी सेवा भी कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी क्या बोल रही थी कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, इसलिए वो आपकी सेवा करेगी। तो मैंने सोचा है उसे ही मौका देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मालती सुन, तुझे पता तो है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में माँ को तुम्हारे यहाँ छोड़ देंगे। तुम्हारी इच्छा थी ना उनकी सेवा करने की, तो तुम हफ्ता 10 दिन खूब मन लगाकर उनकी सेवा कर लेना, तुम्हारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अरे भैया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सेवा तो मैं कर देती, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरी सास की भी तबीयत खराब चल रही है। अब ऐसे में मम्मी भी यहाँ आ जाएंगी तो परेशान हो जाएगी, मैं उनका उतना ख्याल नहीं रख पाऊंगी ना। अच्छा भैया, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही हूँ। हाँ माँ जी आई। अरे मम्मी देखा, सारी उम्र बीत गई आपकी मालती की तारीफ करते हुए। देख लो, साफ इनकार कर दिया उसने तुम्हारी देखभाल करने से। अरे आग लगे ऐसी सेवा को, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। हट्टी कट्टी भली चंगी हूं मैं। जाओ, तुम्हें जहां जाना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिमला को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल गलने वालों में से नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। और इस तरह तमाम मुश्किलों के बाद शादी के 3 साल बाद फाइनली रवि और नताशा अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहां जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं।